हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। मैम सबसे पहले आपसे ट्रंप के बारे में आज फिर से बातचीत कर लेते हैं। पिछली बार मुलाकात हुई तो ट्रंप के बारे में हमने चर्चा की थी। आप जरा ये बताइए कि ये जो टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी है, बाजार ने इसको डिस्काउंट कर लिया है या फिर अगर कुछ नेगेटिव आया तो एक झटका बाजार में लगेगा? आप कैसे देख रही हैं? गुड मॉर्निंग। हाँ, आपने जैसा बोला कि वो जब तक आई थिंक ट्रम्प सरकार है, ये कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो बनी ही रहेगी। जैसा एक कॉमेडियन ने कहा था जब उनकी सरकार बनी थी कि और कुछ नहीं है तो 4 साल रौनक लगी रहेगी। वो तो है, लेकिन जहाँ हाँ, तक बाजार का सवाल है, भारत में बहुत अधिक तो निर्यात वाले सेक्टर है नहीं, और फार्मा में बड़ा टैरिफ लगाने में एक तरह से तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वहाँ कम हो। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ से आपको सस्ते दाम में दवाइयाँ मिलती हैं। तो पर वो क्या करेंगे वो तो शायद उनको भी नहीं मालूम हो कि फाइनली वो करेंगे क्या। तो मुझे लगता नहीं कि भारत में उतना ज्यादा आपका निर्यात है ओवरऑल, और अमेरिका को कि उस पर बहुत अधिक असर पड़े। अब ये कहानियां जो कुछ भी हैं वो तो हम लोगों ने पहले ही सुन ली हैं। तो उस पर बहुत ज्यादा भी समय लगाने का मेरे हिसाब से तो अ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भारत की खुद की अर्थव्यवस्था के संकेत भी देखने हैं। और वहाँ अभी तो सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। अभी तो स्थिति पहले से बहुत बेहतर है। आप जीडीपी नंबर तो आपको मालूम है एस्टिमेट के आगे आया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है वो है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का कम होना। खासकर की दो चीज, खाद्य पदार्थों की और कच्चे तेल का, ये दोनों चीज का आपको अभी मैंने देखा था कि एक न्यूज़पेपर वो जैसे घर की थाली का दाम निकालते हैं, और वो ये नहीं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, एक्चुअल दाम कम हुआ है एक साल में, जो कभी कभार ही होता है। तो जो बहुत सारे और वस्तुएं थी जो अभी आपके मासिक बजट से बाहर निकल गई थी, तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत जो रिलीफ है तो वो कई सेक्टर्स के लिए अच्छा है, टॉप लाइन के हिसाब से या रेवेन्यू के हिसाब से। और दूसरी तरफ ये कच्चा तेल अब मतलब ऊपर नीचे तो जा रहा है, लेकिन आप साल भर में देखें तो काफी कम हुआ है। उसके कारण पेट्रोकेमिकल के दाम गिरेंगे, उसके कारण बहुत सारे उत्पाद जहाँ ये सब इनपुट के तौर पे जाते हैं, जिनको बनाने के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, वहां आपके लिए मार्जिन पे भी कुछ रिलीफ आएगा। बिल्कुल देवीना जी, मानसी दिस साइड, अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, आपको देखकर। एंड सही कहा आपने, रौनक तो लगी हुई है विदेशी बाजार में जब से डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी कंटिंजेंट और अनसर्टेन सिनेरियोज भी हैं, और भारतीय बाजार इन तमाम सिनेरियोज को दरकिनार करके, ये भी सही कह रही हैं आपकी, अपॉर्चुनिटीज दे जाते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक फ्रंट पर काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे लिए बेहतर हैं। लेकिन देवीना मैम, ऐसे में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को करना क्या चाहिए? ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पोर्टफोलियोज में कुछ ऐसे बाइज हैं जो कि इस वक्त लॉस में हैं, लॉस बुक नहीं कर पाते हैं। ये एक सिचुएशन है, काफी मुश्किल भी होता है लॉस बुक करना, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और भारतीय बाजार के लिए इस वक्त तस्वीर कैसी देखती हैं आप? क्योंकि अर्निंग सीजन भी है, सेक्टोरल फ्रंट पर भी काफी कुछ है, टर्निंग होती है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस भी ढेर सारे हैं। मानसी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, मुझे मालूम है लॉस बुक करना आसान नहीं होता, और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे दिमाग में ये चीज बहुत हजारों साल से है कि लॉस अच्छी चीज नहीं है, और इसलिए बहुत अंदर से उसमें बहुत रेजिस्टेंस रहती है। इसी के कारण मैं कहती हूँ कि हमेशा आप स्टॉप लॉस पहले से डाल के रखिए, क्योंकि वो अनुशासन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जब बाजार गिरेगा तब मैं सोचूंगी क्या करना है, वो वहीं पे गड़बड़ होती है। और एक दूसरी गड़बड़ मैं आपको बताऊं क्या होती है, लोग बोलते हैं कि अरे मैंने 100 पे लिया था, अभी 70 हो गया, जब 100 पे वापस जाएगा तब मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। अब ये एक बिल्कुल ही गलत धारणा है। बाजार को कोई लेना देना नहीं है कि आपने 100 में वो स्टॉक खरीदा था। तो आप अगर, और ये भी स्टॉक्स के लिए है कि कोई स्टॉक 40, 50, 60% गिरकर भी सेल ही रह सकता है, कोई स्टॉक 80% गिर के और 80% गिर सकता है।
तो पिछले साल जैसे कि जब पूरा स्मॉल कैप बूम था तो बहुत अच्छे बुरे सब तरह के स्टॉक चले थे, और हर बूम में ये होता है कि जो स्टॉक उस बूम में चलते हैं बहुत सारे कभी वापस ही नहीं आते हैं। ये नहीं कि अगले बूम में वही स्टॉक चलेंगे तो आप ये अगली तेजी में वही स्टॉक चलेंगे। तो ये चीज को आपको बिल्कुल अपने जो भावनाओं को दरकिनार करना है, और ये नहीं सोचना कि इसी स्टॉक से या इसी स्ट्रैटेजी से मुझे पैसा वापस कमाना है। आपको पैसा कमाना है तो आज के दिन में कौन सी बेस्ट जगह है जहां आप निवेशित रहें, वहां निवेशित रहें। ये कि आपने पिछले साल या 2 साल पहले ये स्टॉक खरीदा था, अब उससे आप निकल जाइए। अब आज की डेट में आप सोचिए कि आज मेरे पास कैश है तो मैं कहाँ जी। निवेशित रहूं। वो प्रश्न है, यही प्रश्न हम लोग हर तिमाही पे अपने पीएमएस के लिए पूछते हैं कि आज हमारे पास कैश हो तो कहाँ निवेशित रहे, और वहां निवेशित रहते हैं। क्या खरीदा था पहले उसको आपको भूल के करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। और जहां तक बाजार की बिल्कुल बात है, देवरा मेरा मैम, ये बिल्कुल मानना है कि इक्विटी एलोकेशन आपका 100% नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है अभी बाजार से बाहर रहने का समय नहीं है अभी भी। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण चीजें, बाजार से बाहर रहने का समय नहीं है, और अगर मान लीजिए एक शेयर अगर आपका खराब कर रहा है, प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो आप जिद मत पकड़िए, इमोशंस को उसमें बीच मत लाइए। आपको पैसे बनाने हैं, और जरूरी नहीं कि वही शेयर आपके लिए पैसे बना के दे। जहां पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी मिल रही है उन पर आप फोकस करके चलिए। अब जरा बात करते हैं अर्निंग्स की। देवेना मैम, शुरुआत थोड़ी ढीली हुई है, टीसीएस ने निराश किया, एचसीएल टेक ने निराश किया। अभी तो खैर बहुत सारी बड़ी कंपनीज के नतीजे आने हैं, लेकिन अब पिछले साल की अगर हम बात करें FY25 की, तो अर्निंग ग्रोथ रही, यानी कि जो मुनाफे की ग्रोथ रही वो 5% से कम की रही। तो ऑलरेडी बेस कम है, और उम्मीदें की जा रही हैं कि जो पहली तिमाही के जो नतीजे आएंगे 5 से 7% के आसपास की अर्निंग ग्रोथ हो सकती है। हालांकि पूरे FY26 की बात करें तो उसको लेकर अनुमान यह है कि 12-13% अर्निंग ग्रोथ शायद रहेगी। आप जरा ये बताइए कि सरकार के जो कदम रहे हैं या फिर रेगुलेटर्स के जो कदम रहे हैं, हमने रेट कट घटते हुए देखे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मॉनसून अच्छा है, तो Q1 के नतीजों में आप कहां पर बढ़िया सरप्राइज या फिर बेहतरीन आप नतीजे कौन से सेगमेंट में देख रही हैं, और आप कैसे गाइड करेंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए, एक तिमाही के नतीजों पे तो आप जा नहीं सकते। वैसे आप अप्रैल में ये जरूर है कि ग्रोथ बहुत कम थी, लेकिन एस्टिमेट से आगे थे। अब ये कह सकते हैं आपकी एस्टिमेट पहले ही कम कर दिए गए थे। मेरा जहां तक अभी ये नतीजे तो अभी आना शुरू हुए हैं, पर मेरा ये मानना था कि पहली तिमाही में आपको उतना ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरी तिमाही से आपको जो चीजें आपने बोली कि अब कुछ चीजें अर्थव्यवस्था में बेहतर हुई हैं, उसका जो असर है वो आपको दूसरी तिमाही से देखने को मिलेगा। तो वो उतना इस तिमाही में ही सब आ जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं था। तो अभी जैसा आपने बोला कि हाँ, मॉनसून भी एक और फैक्टर है, तो ओवरऑल कुछ चीजें अर्थव्यवस्था में बेहतर लग रही हैं। और चूंकि चीजें बेहतर लग रही थी इसलिए आरबीआई के पास भी उतना जगह थी कि वो रेट काट सके। तो अब ऊपर से तो 1% रेट कट हो गया है। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा ये नतीजों में आने में, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, ये बात भी सही है कि एक तिमाही के नंबर्स और अर्निंग्स से कोई आकलन लगाना काफी हद तक सही नहीं रहेगा। लेकिन साथ साथ 2-3 सेक्टर्स है देवीना जी जिस पर अर्निंग्स के लिहाज से उम्मीदें काफी टिकी हुई हैं। एक तो एफएमसीजी सेगमेंट, ये बाजार को संभालने का काम भी कर रहा है इन दिनों। साइडवेज मोमेंटम देखा था पिछले महीनों में हमने, लेकिन अब एफएमसीजी कंजम्पशन का खेमा जो है सीजनलिटी फैक्टर के लिहाज से ही लेकिन आगे बढ़ चला है। और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, क्योंकि आईटी के नतीजों के बाद सेंटिमेंट वहां पर गड़बड़ाए हैं। तो क्या बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और एफएमसीजी कमान संभाल पाएंगे? देखिए, एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा निवेश करने का हमारा फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि हम रिस्क को कंट्रोल करके चलते हैं। बट ये मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 रीबैलेंस है, तो आप समझ लीजिए पिछले 6 महीने से एक सेक्टर जो हमारे सब सिस्टम्स में जिसमें कई कंपनियां ऊपर आई हैं वो है एफएमसीजी। तो पिछले 6 महीने में हमने एफएमसीजी में काफी खरीदारी की है, और अब हम लोग काफी ओवरवेट हैं उस सेक्टर में। जैसे फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स में तो हम लगभग 1.5 साल से ओवरवेट है। एफएमसीजी पिछले 6-8 महीनों में अधिक आए हैं स्टॉक्स, और बड़े स्टॉक्स ही नहीं,
उनसे थोड़ा छोटे साइज के स्टॉक्स भी, तो वो सेक्टर डेफिनेटली अच्छा लगता है। बहुत लंबा समय एक तरह से परफॉर्म नहीं किया, और जैसा मैंने बोला अभी जो स्थिति है, आपको रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में वहाँ कुछ तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स थोड़ा सा अलग तरह का सेक्टर है। आप पिछले 5 वर्ष देखें तो उसमें लगभग हर साल बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। अब 2020, 21, 23, 24 तो 5 में से 4 साल बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस निफ्टी से बहुत कम रहा। एक 2022 इसका अपवाद था जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया, और वही समय था जब हमारे पीएमएस में हमारा बैंकिंग में मार्केट वेट था, नहीं तो अधिकतर हमारा वेट कम रहता है। तो अभी हम ओवरवेट तो नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में बैंकिंग में ऐड किया है, तो अभी पहले से तो बेहतर लग रहा है बैंकिंग सेक्टर। बट ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा तो कंसर्न हमेशा क्रेडिट क्वालिटी का रहता है, जो मेरे ख्याल से एनबीएफसीज और फिनटेक्स में थोड़ा ज्यादा है, बैंकिंग में उससे थोड़ा कम है, क्योंकि बैंक थोड़ा सा ज्यादा सावधानी से पैसा देते हैं। तो अभी डेफिनेटली वो सेक्टर भी पहले से काफी बेहतर लग रहा है। देवीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, ग्लोबल मार्केट से लेकर डोमेस्टिक मार्केट तक आपकी सारी एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू।